हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। मैंने बीपीएससी के 3 बार इंटरव्यू दिए हैं और आरपीएससी का मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया है। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होता है और जो पेपर कटिंग होती है वो मैं इस पे डालता हूँ। आप वो सब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ चैट करके डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है आप उसको ऑन टाइम क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज के माध्यम से आपको अपने प्रिपरेशन को रेगुलर बेस पर जांचने का मौका मिलता है, आपकी तैयारी कितनी हुई है। फिर तीसरा, आपको इसमें एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, अर्थात यूपीएससी के पीटी का और जो मेंस का सिलेबस है आपको एक निर्धारित समय में करा दिया जाता है। चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सर्वश्रेष्ठ और लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी में शामिल सभी लगभग ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की गई है, जिसमें मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री टीच करता हूं, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी के जीएस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 प्रकार का, एक प्लस है और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 49,500 रुपया है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 69,500 रुपया है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको यह 62,550 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्राप्त क्या क्या होता है, इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाता है ये आपके लिए सबसे यूजफुल है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है और फिर उसको चेक करने के लिए आपको सही गाइडलाइन दिशा देने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 या 2 साल का ले सकते हैं। फिर आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है 27,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 रुपया में प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के जीएस का आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस कोर्स में, जिसमें मैं आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के जटिल सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
तो एक बार फिर से सभी का मध्यकालीन भारत के प्रांतीय राज्य वाले सेक्शन के टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक हम लोग इसमें क्या है कि जो प्रांतीय राज्य जितने हैं, जैसे कश्मीर है, मेवाड़ है, गुजरात है, मालवा है, जौनपुर है, बंगाल है, गजपति जो उड़ीसा का था, बहमनी और विजयनगर, इन सब को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में आपने विजयनगर के जो राजनीतिक इतिहास है, कुछ प्रमुख शासक की जो उपलब्धियां, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम दो सेक्शन पर चर्चा करेंगे। बेसिकली इसमें एक विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और दूसरा, इसी टॉपिक में हम संभव होगा तो भारत में पुर्तगालियों का जो आगमन होता है, क्योंकि आपने देख लिया है कि विजयनगर के शासक के संबंध में इनकी जिक्र होती है, तो उसमें हम चलेंगे कि किस तरीके से इनका आगमन होता है और किस तरीके से प्रक्रियाएं आगे बढ़ती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको विजयनगर के प्रशासन के बारे में लिए चलते हैं। और विजयनगर के प्रशासन के बारे में जब आप जानकारी लेंगे तो हम एक आदर्श फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसमें जानकारी क्या क्या रखना चाहिए, तब हम आपको आगे लेकर चलेंगे। विजयनगर का प्रशासन, तो विजयनगर के प्रशासन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रशासन के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन कैसा था और किस प्रकार का था। तो एक प्रशासन का फॉर्मेटिंग हो जाएगा केंद्रीय प्रशासन का। दूसरा जो प्रशासन का एरिया हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रशासनिक जो इकाई थी, प्रशासनिक यूनिट क्या था, प्रशासनिक इकाई एक फॉर्मेटिंग हो जाएगा इसमें। तीसरा, जो प्रशासन के अन्य सेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर भूराजस्व प्रशासन कैसे था, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। भूराजस्व प्रशासन के बाद यहाँ पर सैन्य प्रशासन कैसे था, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ पर न्याय प्रशासन कैसे था, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर न्याय प्रशासन किस तरीके से चलता था। ये इसके फॉर्मेटिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय प्रशासन में चलते हैं, और केंद्रीय प्रशासन विजयनगर का कैसा था, किस तरीके से इसमें हमें जानकारी मिलती है, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन में विजयनगर में क्या होता था, राजा होता था, सबको पता है। और राजा जो विजयनगर के काल में होता था, यह एक तरीके से प्रशासन के जो जितने भी तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, दूसरा जो न्यायपालिका, और तीसरा जो प्रशासन का विधायिका होता है, इस तीनों के प्रमुख थे। तो प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के सभी शासकों की ये विशेषता थी कि वो इस पर रहते थे। तो राजा प्रशासन में कहने का अर्थ हुआ केंद्रीय प्रशासन में सर्वोसर्वा होता था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के प्रधान होते थे। दूसरा पॉइंट, यहाँ के जो विजयनगर के जो राजा होते थे, वो राय की उपाधि धारण करते थे। राय की उपाधि, जैसे आप देख रहे हैं कृष्णदेव राय, राय की उपाधि धारण करते थे। दूसरा, तीसरा, प्रशासन जो है प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित था, प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित था। और प्राचीन धर्म ग्रंथों पर जो आधारित था, तो प्रशासन में जो कौटिल्य की रचना में आदर्श बताया गया है, उस पर भी था। और फिर जो कृष्णदेव राय की रचना, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जो अमुक्त माल्यदा जिसको उन्होंने लिखा था, तो विजयनगर शासन व्यवस्था के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है ये अमुक्त माल्यदा था। तो कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों पर कौटिल्य का जो रचना, उससे भी कुछ प्रेरणा मौर्य शासन के काल से, और अमुक्त माल्यदा में जो वर्णित चीजें उससे हम देखते हैं। तो दूसरा, तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ के प्रशासन में, विजयनगर के प्रशासन में राजा के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद जैसी संस्था होती थी। मंत्री परिषद, जिसको परिषद कहा गया है, मंत्री परिषद जैसी संस्था का हमें जानकारी जिक्र मिलता है। इस मंत्री परिषद में राजा के जो सगे संबंधी होते थे वो भी होते थे, और कुछ प्रमुख अधिकारियों को भी रखा जाता था। लेकिन मंत्री परिषद जो होता था, ये केवल सिफारिश करने वाली संस्था थी। किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय जो होता था वो राजा का ही होता था। चौथा,
पांचवा पॉइंट यहाँ पर रखेंगे कि विजयनगर शासकों ने हालांकि उत्तराधिकार के नियम तो स्थापित करने चाहे, वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम, लेकिन उत्तराधिकार का नियम और वंशानुगत नियम स्थापित होने के बावजूद भी ये लोग ज्येष्ठाधिकार का नियम स्थापित पूरी तरीके से नहीं कर पाए। ज्येष्ठाधिकार का नियम पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि आप देखते हैं सत्ता संघर्ष को लेकर जो है कई बार संघर्ष होता है और कई बार जो है सो आपस में भी लड़ते हैं। तो उत्तराधिकार का नियम जो था, वंशानुगत उत्तराधिकार का और ज्येष्ठाधिकार का जो नियम था वो स्थापित तो था लेकिन पूरी तरीके से नहीं स्थापित था, इसलिए हमें सत्ता के लिए संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है। पांचवा हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में क्या था कि प्रारंभ में इसमें हम लोग देखते हैं कि कई बार संयुक्त रूप से शासन करते हुए भी शासक दिखाई देते हैं। संयुक्त शासन यानी कि राजा के साथ उनके शासन में सहयोग करने वाले कुछ युवराज भी होते थे, ये ध्यान में रखेंगे। तो संयुक्त शासन की भी इसमें जानकारी मिलती है, युवराज होता था। फिर छठा इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सबसे प्रमुख था कि विजयनगर शासक भी राजतंत्र में दैवीय तत्वों का आरोपण करते हुए दिखाई देते हैं। दैवीय तत्वों का आरोपण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये विजयनगर शासन काल में केंद्रीय प्रशासन की विशेषता थी, जो 6-7 पॉइंट आपको बताया, इसको याद रखेंगे। अब विजयनगर शासन काल में जो हमें प्रशासनिक इकाई के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो किस प्रकार के प्रशासनिक इकाई थे उसके बारे में चलेंगे। तो हम थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलेंगे और जो प्रशासनिक इकाई है विजयनगर के शासन काल में वो किस तरीके से हमें दिखाई देता है वो आप ध्यान से देखेंगे। इसी पेज में हम इरेज करके आपको विजयनगर के प्रशासनिक इकाई के बारे में बताते हैं। दूसरा सेक्शन हो जाएगा विजयनगर के अंतर्गत जो क्या था, प्रशासनिक इकाई। तो विजयनगर के अंतर्गत जो हमें प्रशासनिक इकाई दिखाई देता है वह क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले विजयनगर के अंतर्गत जो था यह साम्राज्य जो होता था कई प्रांतों में बटा था। साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, कई प्रांतों में बटा था। तो विजयनगर शासन काल में जो साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, तो इनके समय में जो प्रांत होता था विजयनगर के शासन काल में, प्रांत को एक तरीके से मंडलम कहा जाता था, ये याद रखेंगे। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम के नीचे जो प्रशासनिक इकाई होती थी, मंडलम के नीचे उसको कहा जाता था विजयनगर काल में नाडु कहा जाता था। नाडु के नीचे जो प्रशासनिक इकाई होती थी विजयनगर काल में वो स्थल होता था, और स्थल के नीचे जो विजयनगर शासन काल में प्रशासनिक होता था वो ग्राम का प्रशासन था, ग्राम का प्रशासन। तो मंडलम होता था, मंडलम के नीचे नाडु है, तो नाडु को आप एक तरीके से आज के समय के हिसाब से जिला कह सकते हैं, कुछ समय का जिला था। प्रांत के नीचे अपने यहाँ जिला होता है, तो वहां भी मंडलम के नीचे नाडु, और नाडु के नीचे जो स्थल है तो यह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस समय उप जिला, जिसको आज आप ब्लॉक की स्थिति कह सकते हैं, उप जिला था। और उप जिला के नीचे जैसे मैंने पहले कहा कि ग्राम का प्रशासन आता था, ये ध्यान में रखेंगे। तो मंडलम का जो शासक होता था विजयनगर के शासन काल में, यह मांडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे कि मांडलेश्वर के नाम से जाना जाता था, मांडलेश्वर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ जो प्रांत का शासन होता था, जो प्रांत के शासन चलाने वाले अधिकारी होते थे, तो 2 पॉइंट के सहारे इसको याद रखेंगे। सबसे पहला कि प्रांत का जो प्रमुख होता था, इसमें पहली प्राथमिकता होती थी कि प्रांत का जो कार्यभार दिया जाए वो राज परिवार के सदस्य को ही दिया जाता था। राज परिवार के सदस्य को दिया जाता था, यानी युवराज को दिया जाता था, किसी अन्य शैव संबंधी को दिया जाता था। बाद में क्या हुआ कि प्रांत का शासन जो है अधीनस्थ शासकों को भी दिया जाने लगा, अधीनस्थ शासकों को भी दिया जाने लगा, अधीनस्थ शासकों के परिवार को भी दिया जाने लगा। अधीनस्थ शासकों के परिवार को, अधीनस्थ शासकों के परिवार को अर्थ है कि ऐसे शासक जिनको पराजित कर दिया था और पराजित करने के बाद उनको वहां पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था, ये ध्यान में रखेंगे।
तो विजयनगर के शासन काल में ये जो प्रांतपति होते थे, जिनको हम लोग मांडलेश्वर कहते थे एक तरीके से, इनको क्या था कि जो प्रांतपति होते थे व्यापक अधिकार प्राप्त था। इनके समय में, विजयनगर के समय में यहाँ के लोगों को, प्रांतपति को व्यापक अधिकार प्राप्त था। तो क्या-क्या अधिकार प्राप्त था ऐसे लोगों को? तो ये लोग अपना दरबार लगा सकते थे, दरबार लगा सकते थे। आप अंदाज लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते थे। तो ये एक बहुत जो राजा का है उस तरीके के। दूसरा, इनकी अपनी सेना होती थी, इनकी अपनी सेना भी होती थी। दूसरा, तीसरा, ये अपने अधिकारी नियुक्त कर सकते थे, अपने अधिकारी नियुक्त करने का इनको अधिकार था, अपने अधिकारी नियुक्त कर सकते थे। तो आप समझ सकते हैं। तीसरा, इनको ना केवल अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था, बल्कि ये सिक्के भी जारी कर सकते थे, सिक्के जारी कर सकते थे। फिर न केवल सिक्के जारी कर सकते थे, बल्कि नए कर लगा सकते थे, और नए कर लगा सकते थे तो जाहिर सी बात है कि ये पुराने करों को माफ भी कर सकते थे, पुराने कर को माफ कर सकते थे। और ये जो प्रांतपति होते थे, इन प्रांतपतियों को क्या था कि केंद्र को एक निश्चित रकम देना होता था, भू राजस्व वसूलना, केंद्र को एक निश्चित रकम, प्रांत से राजस्व, और एक निश्चित सेना की टुकड़ी इनके लिए रखनी होती थी। तो इस तरीके से विजयनगर शासन काल में आप देख रहे हैं कि प्रांतपतियों को बहुत सारा अधिकार है, और यही रीजन है ये जो प्रांतपति अधिक महत्व हो जाते थे, तो इनके मन में शासक बनने की भी महत्वाकांक्षा आने लगती थी, जगने लगती थी। तो मांडलेश्वर, पहली प्राथमिकता राज परिवार के सदस्य को, दूसरी प्राथमिकता अधीनस्थ शासकों और उनके परिवार को। और क्या क्या अधिकार? सभी राजा जैसे अधिकार, दरबार दरबार लगाने का अधिकार, अपनी सेना रखने का अधिकार, अपना अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार, सिक्के जारी करने का अधिकार जो एक संप्रभु शासक का होता है, नए कर लगा सकते थे, पुराने कर को माफ कर सकते थे, निश्चित। और इतना जो इनको अधिकार था, इसके बदले में इनका काम क्या था कि उस प्रांत से भू राजस्व वसूल करके एक निश्चित रकम इसको देना, केंद्रीय कोष में जमा देना, और उसी प्रांत की आय से विजयनगर नरेश के लिए एक सेना की टुकड़ी रखना इनके लिए काम था। और साथ ही जाहिर सी बात है, कितना अधिकार दिया गया है, तो इस प्रांत में शांति बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये सारा काम इन प्रांतपतियों के जिम्मे होता था, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें क्या था कि एक यहाँ के शासकों ने प्रांतपतियों पर लगाम लगा रखा था कि प्रांतपतियों का कोई निश्चित काल नहीं होता था, कोई निश्चित कब तक है, कोई निश्चित काल नहीं था। क्योंकि यदि फिक्स काल हो जाएगा तब तो और ये शक्तिशाली हो जाएंगे और शासक की सत्ता की भी अवहेलना कर सकते हैं। कोई निश्चित काल नहीं था, और उनका जो काल था न प्रांतपतियों के योग्यता, उनका जो काल होता था प्रांतपतियों के योग्यता और उनकी शक्ति पर निर्भर करता था, शक्ति पर निर्भर करता था कि कब तक वो रहेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये विजयनगर के शासन काल में हमें प्रांतीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। और जो कुछ विजयनगर शासन काल में कुछ ऐसे प्रांत की भी हमें, या ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है। विजयनगर जैसे प्रशासनिक इकाई में आपने देख लिया है, तो यहाँ पर एक बार और फिर से आप चले चले कि कुछ ऐसे प्रशासनिक इकाई भी देखने को मिलती है। जैसे जिला सब के बारे में कोई खास वर्णन नहीं, उपजिला के बारे जिसको स्थल कहा जाता था कोई खास वर्णन नहीं, ग्राम प्रशासन के बारे में आपको हम बताएंगे। और ये क्रम में याद रखना है, कभी कभी प्रशासनिक इकाई को क्रम में सजाने के लिए कहा जाता है। तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मंडलम, रन आफ्टर नाडु, नाडु के नीचे स्थल होता था और स्थल के नीचे ग्राम का प्रशासन, इसको अरेंज करने के लिए आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। विजयनगर के शासन काल में कुछ प्रांतों का जो शासन होता था वो अधीनस्थ नायकों के हाथों में होता था, अधीनस्थ नायकों के हाथों में होता था, ठीक ना। और ये जो अधीनस्थ नायक होते थे जिनके हाथों में होता था, तो इनको क्या होता था कि इन नायकों को विजयनगर के शासक के द्वारा भूमि दान दी जाती थी, जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था अमरम
भूमि कहा जाता था। इन नायकों को जो भूमि दी जाती थी उनको अमरम भूमि कहा जाता था और इस अमरम भूमि को प्राप्त करने वाला जो होता था वो कहलाता था अमर नायक। जैसे मैंने पहले ही कहा नायक, नायक में ऊपर से लगा देंगे अमरम में से, तो अमर नायक ये कहलाते थे। तो कुछ प्रांतों का शासन जो है नायकों के, शक्तिशाली नायकों के हाथों में होता था। उन नायकों को जो भूमि दी जाती थी उसको अमरम भूमि कहा जाता था और अमरम भूमि को प्राप्त करने वाले जो सेना नायक होते थे वो अमर नायक कहलाते थे। और ये जो अमर नायक होते थे इनका भी काम था कि जो विजयनगर नरेश हैं इनके लिए एक निश्चित सेना की संख्या रखना, एक निश्चित सेना रखना और साथ ही केंद्रीय कोष में इनको धन देना होता था, केंद्रीय कोष में धन देना होता था। ये आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए जब आप प्रशासनिक इकाई में जाएंगे सैन्य व्यवस्था में तो कैसे ये लोग सेना की आपूर्ति कर रहे हैं, एक अमर नायक से ले रहे हैं और दूसरे प्रांत के जो पति होते थे उनसे ले रहे हैं। तो ये दो बड़ी विशेषता है, इनके बारे में आपको ध्यान से रखने की जरूरत है। अब जो विजयनगर शासन काल में नेक्स्ट प्रशासनिक यूनिट है जिसके बारे में आपको जानकारी लेना है वह क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं भूराजस्व प्रशासन। तो भूराजस्व प्रशासन कैसा था, फिर सैन्य प्रशासन कैसा था और फिर न्याय प्रशासन कैसा था, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा भूराजस्व प्रशासन। तो अगला हो जाएगा विजयनगर काल में भू राजस्व प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन। तो विजयनगर काल में भू राजस्व प्रशासन में सबसे पहले आप जानेंगे कि भू राजस्व जो था यानी कि भूमि कर जो था ये राज्य के आमदनी का मूल स्रोत था। भूमि कर राज्य के आमदनी का मूल स्रोत था, ये राज्य के आमदनी का मूल स्रोत था भू राजस्व कर, मूल स्रोत था। और साथ ही मूल स्रोत था तो जाहिर सी बात है कि विजयनगर के शासकों के द्वारा कृषि के विकास के लिए कदम उठाया जाता है ताकि राजस्व प्राप्त हो। कृषि विकास के लिए कदम उठाया जाता है, कृषि विकास के लिए प्रयास, और कृषि विकास के लिए जो प्रयास किया जाता है तो इसमें मैंने आपको देवराय प्रथम के बारे में बताया था, जो आपको याद होना चाहिए कि देवराय प्रथम ने कृषि के विकास के लिए बांध बनाए थे, नहरों का निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कृषि के विकास के प्रयास किए गए। तीसरा इसमें पॉइंट ये याद रखना है आपको कि विजयनगर शासन काल में जो भूराजस्व कर का निर्धारण था तो कर निर्धारण का जो आधार था वो तीन था। कर निर्धारण का आधार ये ध्यान में रखेंगे, कर निर्धारण के आधार को यहाँ पर तीन चीजों को बनाया गया था। सबसे पहला कि फसल को कर निर्धारण का आधार बनाया गया था, अर्थात कौन सी फसल है उसके आधार पर। दूसरा कर निर्धारण का आधार बनाया गया था कि जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए थे, सिंचाई के साधन, वो भी कर निर्धारण का आधार था। और तीसरा जो कर निर्धारण का वह था मृदा की किस्म, मृदा की किस्म यानी किस प्रकार की भूमि है, उपजाऊ है, बंजर है। ये इन तीनों को आधार बनाकर विजयनगर शासन काल में कर निर्धारण किया गया था। और फिर लगभग 1/3 भाग, कहीं कहीं पर लगता है कि 1/5 भाग भी, तो रेंज में आप मान लेंगे कि इतना भू राजस्व के रूप में विजयनगर के शासक लेते थे। न केवल कर राज्य के आमदनी का स्रोत था बल्कि कर के अतिरिक्त जो भू राजस्व कर था अन्य कई प्रकार के करों की जानकारी हमें मिलती है, कई प्रकार के करों की जानकारी मिलती है जिससे विजयनगर शासक आय प्राप्त करते थे। तो अन्य प्रकार के जो कई प्रकार के कर हैं इसमें एक संपत्ति कर भी विजयनगर के शासक द्वारा लिया जाता था, जो आज भी भारत में लिया जाता है संपत्ति कर, संपत्ति कर लिया जाता था। दूसरा व्यवसाय कर भी यहाँ पर लिया जाता था, जो विभिन्न व्यवसाय होते थे
तो व्यवसाय कर भी, और व्यवसाय कर दक्षिण भारत में शुरू से ही प्रचलन में था। ऐसा नहीं था कि इनके समय में पहली बार आ गया है। आप चोल काल को अच्छे से पढ़ेंगे, कभी मैं बताऊंगा, तो चोल काल में भी डिफरेंट पैसे और डिफरेंट पैसे पर कर लगाया जाता था। तो व्यवसाय कर इनका इनकम का सोर्स। फिर इनके समय में बिक्री कर ये लोग लेते थे, तो बिक्री कर भी इनके राज्य के आय का स्रोत था। फिर इसके अलावा सैनिक अभियान होता था, तो सैनिक अभियान के समय एक तरीके से सैनिकों के भरण पोषण के लिए वहां के लोगों से आय लिया जाता था, उसको सैनिक कर एक तरीके से कहेंगे वो भी। और कुछ जरूरत के समय में विजयनगर नरेश के द्वारा विवाह कर भी लिया जाता था। हालांकि विधवा विवाह जो वहां पर होता था, जब आप समाज को पढ़ेंगे, वो कर से मुक्त था, लेकिन विवाह कर शादी समारोह पर भी यहाँ पर कर लिया जाता था। तो इस तरीके से इनके राज्य के आय का स्रोत था, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो नेक्स्ट विजयनगर के प्रशासन का जो एरिया बनता है, जिसमें आपने देखा है कि क्या सेक्शन है, तो उसमें क्या है, सैन्य प्रशासन एक है विजयनगर के प्रशासन में। तो सैन्य प्रशासन तो आधा आप जान ही चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विजयनगर काल में सैन्य प्रशासन किस तरीके से था, तो वो आप ध्यान से देखेंगे। सैन्य प्रशासन, तो विजयनगर शासन काल में जो सैन्य व्यवस्था थी, तो इस समय भी एक तरीके से चतुरंगनी सेना पर बल दिया जाता था। चतुरंगनी सेना पर बल दिया जाता था। तो चतुरंगनी सेना पर बल दिया जाता था, एक पॉइंट ये याद रखेंगे, अर्थात इसमें पैदल सेना का प्रावधान था। दूसरा इसमें हस्ती सेना का प्रावधान था। तीसरा इसमें घुड़ सवार सेना का प्रावधान था। रथ सेना का भी इसमें प्रावधान था, रथ सेना का। तो चतुरंगनी सेना पर ये लोग बल देते थे। लेकिन तो सैनिक व्यवस्था थी, इस समय दो सैन्य व्यवस्थाओं पर सर्वाधिक जोर था, कि जो पैदल सैन्य व्यवस्था थी उस पर, और दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण है, तीव्र जो घुड़सवार थे, वो इस समय के युद्ध प्रणाली का आधार था, तीव्र घुड़सवार। इसके अलावा आपने देखा है कि विजयनगर के शासन काल में ही तोपखाना, और बहमनी के शासन काल में तोपखाना का प्रयोग होता था। ये भी इनके सैन्य व्यवस्था का आधार था, तोपखाना, तीव्र घुड़सवार, पैदल। और साथ ही आपने देखा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने सैनिकों को क्या किया था, कि इसमें मुसलमानों को भी भर्ती किया था। जो आपने देखा था कि मुसलमानों की जो भर्ती थी सैन्य व्यवस्था में, सबसे पहले किसके समय में हुई थी, देवराय प्रथम के समय में। प्रथम बार मुसलमानों की विजयनगर सेना में भर्ती देवराय प्रथम के समय में हुई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि यदि प्रश्न ये आ जाए कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भर्ती किसके समय में हुई थी विजयनगर राज्य में, तो वो क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय का शासनकाल। यानी पहली बार जो लड़ाका मुसलमान थे, जो अच्छे कुशल के सैनिक थे, उनकी देवराय प्रथम के समय में, और बड़े पैमाने पर देवराय द्वितीय के समय में। साथ ही इन लोगों ने जो तुर्की धनुर्धर थे, तुर्की धनुर्धर को भी विजयनगर साम्राज्य में नियुक्त किया, विजयनगर साम्राज्य तुर्की धनुर्धर को। और तुर्की धनुर्धर जो थे, इनको नियुक्त करने वाला कौन था, तो देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में तुर्की धनुर्धरों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही आप देखते हैं कि विजयनगर के शासकों ने सैनिकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। अभी जब आपको देवराय द्वितीय के समय में बताया था कि देवराय द्वितीय ने जब तुर्की धनुर्धर और मुसलमानों को नियुक्त किया, तो अपने सैनिकों को भी इन्होंने प्रशिक्षण पर बल दिया। तो प्रशिक्षण पर बल दिया। और साथ ही उस समय जो था ना, पहले भी बताया था कि उस समय जो ईरान और इराक से घोड़े आते थे, ईरान और इराक से, वो उच्च कुशल के घोड़े होते थे। तो ईरान और इराक से उच्च कोटि के घोड़े के आयात पर बहमनी शासक भी जोर देते थे, और विजयनगर, इसका मैंने आपको इतिहास बताया भी है। ये इनकी सैन्य व्यवस्था थी। और साथ ही आप यह भी मान सकते हैं, एक उदाहरण के लिए, कि कई शासकों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका का अभियान किया गया। तो जाहिर सी बात है कि यदि श्रीलंका का अभियान किया गया होगा, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विजयनगर शासकों के पास नौसेना रही होगी, क्योंकि हरिहर द्वितीय के समय में हम लोगों ने देखा है कि इसका जिक्र आया है, देवराय द्वितीय के समय हम लोगों ने देखा है कि इसका जिक्र आया है।
तो संभव है कि विजयनगर शासकों के पास नौसेना रही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे नूनीज का वृत्तांत भी आपको बताया था कि क्यूलोन, केनिसराम, इन सभी के शासक देवराय द्वितीय को कर देते थे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन नौसेना बहुत मजबूत रहा होगा, ऐसा नहीं था। यदि ऐसा रहा होगा रहता तो फिर पुर्तगालियों की शक्ति को ये टक्कर दे सकते थे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये इनकी सैन्य व्यवस्था होती थी। और सेना की, आप ये तो हो गया कि शासक के अंतर्गत, और दूसरा अभी आपने देखा है कि सेना की आपूर्ति के दो और साधन थे इनके पास। और सेना की आपूर्ति की, ये तो केंद्रीय सरकार की अपनी सेना होती थी, दो और आपूर्ति के साधन क्या थे? तो अभी आपने देखा है कि प्रांत पतियों को भी सैनिक आपूर्ति की जिम्मा दी गई थी। और दूसरा, जहां पर नायकों का शासन था, तो नायकों को भी क्या था कि सैनिकों की आपूर्ति की जिम्मा थी। इस तरीके से विजयनगर शासक अपनी सेना को जुटाते थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो विजयनगर के शासन काल में न्याय व्यवस्था का जो हो जाएगा वो आप ध्यान से देख लेंगे। विजयनगर शासन काल में न्याय प्रणाली, तो विजयनगर शासन काल में हमें न्याय प्रणाली के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन जो न्याय प्रणाली था वो प्राचीन विधि ग्रंथों पर आधारित था। प्राचीन विधि ग्रंथों पर आधारित था। प्राचीन विधि ग्रंथों पर आधारित, एक ये ध्यान में रखेंगे, प्राचीन विधि ग्रंथों पर आधारित था। दूसरा, न्याय प्रणाली में क्या था कि कृष्णदेव राय के समय, कृष्णदेव राय के समय थोड़ा सा उदारता हमें देखने को मिलता है, उदारता दिखाई देती है। और दंड के रूप में यहाँ पर, दंड के रूप में शारीरिक दंड भी दिए जाते थे, शारीरिक दंड। और दूसरा, आर्थिक दंड भी यहाँ पर दिया जाता था, आर्थिक दंड भी दिया जाता था। न्याय करने का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था, जाहिर सी बात है कि न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो राजा ही होता था। और राजा के बाद जो न्याय करने वाले अधिकारी होते थे, वो यहाँ पर एक पद होता था जिसको दयंग कहा जाता था, वो न्याय करने का एक अधिकारी होता था। लेकिन कुल मिलाकर आप यही याद रखेंगे कि राजा जो था सो न्याय का सर्वप्रमुख अधिकारी, जैसे कि पहले भी बताया, कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका सभी के ये प्रधान होते थे। प्रशासन में एक जो मैंने आपको पहले बताया था विजयनगर के शासन काल में कि जो प्रशासनिक यूनिट है, जैसे आपने मंडलम के बारे में देखा कि क्या व्यवस्थाएं थी, मैंने बताया। ग्राम प्रशासन के बारे में जैसे मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ग्राम प्रशासन था और किस तरीके से ग्राम प्रशासन का होता है, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो विजयनगर काल में जो ग्राम का प्रशासन था वो कैसे चलता था और किस तरीके से चलता था, तो आप ध्यान से देखेंगे। विजयनगर के ग्राम प्रशासन को समझने से पहले थोड़ा सा हम दक्षिण भारत के पहले के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। पहले के इतिहास, पहले के इतिहास कहने का अर्थ है कि ग्राम प्रशासन से संबंधित पहले का जो इतिहास है वो किस तरीके का इतिहास है। तो दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन जो था ना, पहले के इतिहास को आप देखेंगे तो विजयनगर से पहले आप जाएंगे तो चोल मिलेगा, चोल से पहले जाएंगे तो पल्लव मिलेगा, और पल्लव से भी पहले जाएंगे तो संगम काल का हमें मिलता है। तो पहले काल का यहाँ पर अर्थ है कि थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि जिस चीज की हम जिक्र करने जा रहे हैं वो यहाँ से समझे बिना इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। पहले और विजयनगर के समय में क्या दशा थी, विजयनगर के समय, तो इस दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संगम काल में क्या था। संगम काल के बाद आएंगे तो बड़े पैमाने पर पल्लव काल में क्या था। पल्लव काल के बाद हम आ जाएंगे तो ग्राम प्रशासन की विशेषता चोल काल में क्या थी।
तो सभी को पता है कि आप लोग भी जानते होंगे कि दक्षिण भारत में चोल काल में जो ग्राम प्रशासन का विकास हुआ था, इसको हम लोग कहते हैं एक स्वायत्त शासन प्रणाली का विकास हुआ था। स्वायत्त शासन प्रणाली, इसका अर्थ ये हुआ कि ग्राम प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार बहुत हस्तक्षेप नहीं करते थे, स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये शासन चलाई जाती थी। हालांकि कुछ नियंत्रणकारी व्यवस्था शासक के द्वारा जरूर किया गया था, लेकिन ये स्वायत्त शासन प्रणाली थी। यहाँ पर पुर होता था, सभाएं होती थी जो ग्राम प्रशासन को देखती थी। आपको जब चोल साम्राज्य पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो उर होता था, सभा होता था, जो ग्राम प्रशासन, और ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए चुनाव की कुछ विधि होती थी, वो लॉटरी के माध्यम से कुछ उसके लिए आधार तय किया गया था कि कौन उस चुनाव में भाग लेगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं थी और ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए कई सारी समितियां होती थी और एक स्वायत्त शासी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के तत्व वहां पर हमें दिखाई देता है। स्वायत्त शासन, ये स्वायत्त शासन चोल काल में जो था ना, अपने पराकाष्ठा पर था। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं दक्षिण भारत में इस तरीके के प्रशासन की पराकाष्ठा। और यह जो स्वायत्त शासन की जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी हमें उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख से, जो परांतक के काल का उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। लेकिन इस स्वायत्त शासन प्रणाली का जो बीजारोपण है, ये संगम काल से ही हो चुका था। इसीलिए मैंने आपको बताया बीजारोपण संगम काल से, और इस बीजारोपण में थोड़ा सा विकास का काल जो आप कहेंगे वो पल्लव काल है। इसको बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझ लेंगे कि विकास का काल पल्लव का काल है और चरमोत्कर्ष का जो काल है वो चोल का काल है। और जब आप यहां से समझ गए तो इस स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन के पतन का जो काल है वो विजयनगर का काल है। पतन का काल है, यानी इस समय में आकर जो दक्षिण भारत के ग्राम प्रशासन की विशेषता थी स्वायत्त शासन प्रणाली, वो इस समय में पतन होता है। तो पतन क्यों होता है? तो इस समय हम देखते हैं कि ग्राम प्रशासन के लिए विजयनगर शासकों के द्वारा एक व्यवस्था की गई थी जिसको हम लोग कहते हैं आयगार प्रणाली। आयगार व्यवस्था या आयगार प्रणाली थी, ठीक ना। और ये जो आयगार प्रणाली थी, तो जो गांव प्रशासन के देखने वाले लोग होते थे उनको आयगार कहा जाता था और इसमें लगभग 10 से 12 लोग होते थे। ये जो आयगार में शामिल लोग होते थे, इनका पद जो होता था ना, वंशानुगत होता था। इनका पद वंशानुगत होता था, आयगारों का पद वंशानुगत होता था। अब जाहिर सी बात है कि जब आयगारों का पद वंशानुगत होगा और ये अपने पद को बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, अपने पद को बेच सकते थे, अपने पद को बेच सकते थे, इसको गिरवी भी रख सकते थे, वंशानुगत पद था, सब कुछ कर सकते थे। और इन्हीं आयगारों के हाथ में ग्राम प्रशासन होता था कि ग्राम में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, वहां पर कानून और विधि व्यवस्था बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र से कर वसूल करके सरकार को देना, ये सारा काम इनका होता था। लेकिन चूंकि ये आयगार जो होते थे, जिसमें 10-12 सदस्य होते थे, पद इनका वंशानुगत होता था, ये अपने पद को इस तरीके से कर सकते थे। धीरे धीरे ये आयकार क्या हो गए, दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली हो गए। और जब धीरे धीरे ये शक्तिशाली हो गए तो धीरे धीरे जो ग्राम प्रशासन से संबंधित समितियां होती थी उन पर इनका वर्चस्व हो गया। और वह स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था जिसका बीजारोपण संगम काल में हुआ, जिसका विकास पल्लव के समय हुआ, जो अपने विकास के पराकाष्ठा पर चोल काल में पहुंचा, वो विजयनगर के काल में आकर विघटित हो जाता है, पतन हो जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आप सीधे याद रखेंगे ग्राम प्रशासन आयगारों के द्वारा देखा जाता था और आयगार का अधिकार काफी अधिक था, उनके कर्तव्य कुछ भी नहीं थे लेकिन अधिकार काफी उनका अधिक था। तो अधिकार अधिक होने के कारण वो काफी शक्तिशाली बनते गए और शक्तिशाली बनने के बाद उसने धीरे धीरे उस स्वायत्तशासी ग्राम विकास की प्रक्रिया का गला घोट कर रख दिया और विजयनगर के शासन काल में ये व्यवस्था धीरे धीरे पतनोन्मुख हो गई। तो इस तरीके से विजयनगर शासन काल का हमें प्रशासन दिखाई देता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके मेंस के सेक्शन के लिए और पीटी के सेक्शन के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, महत्वपूर्ण है। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखकर इसका नोट्स आप बना लेंगे और वीडियो को देखने के बाद इसका नोट्स बना के आप अपने फाइल में अटैच कर लीजिएगा। और फिर जो मैंने पहले कहा था कि पुर्तगालियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो अब हम एक स्पेशल एक वीडियो में आपके लिए पुर्तगालियों के ऊपर चर्चा करके लेकर आएंगे। और एक वीडियो और विजयनगर के संदर्भ में होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विजयनगर के समय में जो स्थापत्य कला हुआ था वो मैंने अभी छोड़ दिया। जब मध्यकालीन भारत के संस्कृति की शुरुआत करेंगे, सल्तनत का भी होगा, मुगल का होगा, प्रांतीय संस्कृति भी आपको बताएंगे। उसमें हम विजयनगर कालीन संस्कृति को एक साथ इंक्लूड करते जाएंगे। तो तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके मित्रों में से कोई भी जीएस के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे मार्गदर्शन में अपना तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं 1 या 2 वर्षों का, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर वाईटी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ इस संदर्भ में, और आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो इसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे, जो पुर्तगालियों का आगमन होता है उस पर बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज आपको बताएंगे। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में पुर्तगाली जो एनसीईआरटी में है सतीश चंद्रा में, उस पर हम डिटेल से एक क्लास लेक्चर लेकर, प्लान लेक्चर लेकर आपके पास आएंगे। धन्यवाद है सभी को।